आपका स्वागत है इकोनॉमिक टुडे और आज है 31 मार्च 2025। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो ना सिर्फ आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बल्कि बहुत सारे अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साथ देने वाला है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल पर। आज का हमारा पहला आर्टिकल जो है वो है एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। माना जा रहा है, एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आने वाले अपनी मीटिंग में यानी कि जो अप्रैल में मीटिंग होने वाली है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स होती हैं उनको 25 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर सकती हैं। जी हाँ, ये जो सर्वे किया गया था ये बहुत सारे बैंकों के द्वारा किया गया था, आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और सभी बैंकों ने अनएनिमसली ये माना है कि 25 बेसिस पॉइंट तक यानी कि 0.25 तक जो है पॉलिसी रेट्स को घटाया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि बेसिस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होता है तो जितने भी बेसिस पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 हैं, उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका बेसिस पॉइंट्स यानी कि परसेंटेज पॉइंट निकल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि कोई पॉलिसी रेट्स 300 बेसिस पॉइंट की है तो अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ 100 से तो एक्चुअली वो 3% की ही मानी जाएगी। तो आरबीआई हो सकता है कि आने वाले टाइम में रेपो रेट को 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दे। अब रेपो क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट। और ये जो रिडक्शन होगा ये एक फॉलो अप रिडक्शन होगा जो कि पिछली बार फरवरी इसी साल यानी कि 2 महीने पहले जो फरवरी में ये रिडक्शन किया गया था उसको अब हम फॉलो ऑन करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों आरबीआई इतना दानदाता हो रहा है? क्यों वो लगातार पॉलिसी रेट्स कम कर रहा है? क्या आरबीआई को फ्यूचर में कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि जब भी कंजम्पशन बढ़ाने की बात आती है, जब भी इकोनॉमी को पुश देने की बात आती है तो आरबीआई हमेशा अपनी जो है चीप मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि वो एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि हाल ही में जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कि हम सब जानते हैं कि सीपीआई द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वही रिटेल इन्फ्लेशन है अब 4% के नीचे आ गया है। ये फरवरी में लगभग 4 के ऊपर था, अब वो 4 के नीचे आ गया है। और खासकर जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके रेंज में है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रेंज क्या होती है, कमेटी कैसे काम करती है, वो अभी हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप बैंक, एसएससी वगैरह का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये रेट्स ज़रूर पता होनी चाहिए। हाल ही में सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4% है, जो कि एनडीटीएल का 4% माना जाता है। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक। दूसरा है एसएलआर जो कि 18% है, काफ़ी टाइम से ये स्टेबल हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा रेपो रेट 6.25, रिवर्स रेपो रेट जो कि 3.35 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.5 और सेम की सेम आपकी बैंक रेट है जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कम काम आती है। ये सारी की सारी जो रेट्स हैं ये पिछली मीटिंग यानी 7 फरवरी 2025 की बेसिस पर है, जहां पर रेपो रेट को हमने देखा था कि उसमें एक गिरावट दर्ज की गई थी। अगर हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और कैसे काम करती है तो इस अकेली स्लाइड से यानी एक सिंगल स्लाइड से आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्पेशलाइज्ड कमेटी होती है जो आरबीआई के अंडर में काम करती है। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत एक स्टेटरी बॉडी मानी जाती है, यानी कि ये एक कानून के अंदर बनाई गई एक बॉडी है। कैसे बनाई गई? इसको बनाने के लिए हमने सेक्शन 45ZB जो कि आरबीआई एक्ट के अंडर आता है उसको रिकमेंड किया था, और ये रिकमेंडेशंस, माफ कीजिएगा, उसको हमने अमेंड किया था और ये रिकमेंडेशन जो थी वो उर्जित पटेल कमेटी के ऊपर दी गई थी। अब ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए, आरबीआई जो है उसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है प्राइस कंट्रोल करना, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आरबीआई का है वो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज करना, यानी कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी लेकर आना एंड ग्रोथ को प्रमोट करना। अब क्योंकि जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस कंट्रोल है तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की ही। तो इन्फ्लेशन को एक टारगेट के अंदर हमें बांध के रखना है और वो टारगेट होना चाहिए 4% ±2%। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 4% के नीचे चल रहा है। अगर हम इस रेंज को देखें तो 4% ±2% का मतलब होता है कि मिनिमम आपके 2 और मैक्सिमम आपके 6। जी हाँ, आपका जो इन्फ्लेशन है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और ये 5 साल के लिए फिक्स किया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो रेपो रेट का इस्तेमाल करके आरबीआई कैसे भी करके इस रेंज के अंदर इन्फ्लेशन को लेके आएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसका सबसे बड़ा टारगेट होता है रेपो। जी हाँ, रेपो रेट। जो बाकी रेट्स होती हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएस जो है आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो सारी की सारी आरबीआई अदर टूल्स के द्वारा सेटअप करता है। अब क्या ये पावर बाइंडिंग है? जी हाँ, जो भी डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेगी ये सारी की सारी आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कहती है रेपो रेट कम करो तो आरबीआई कर देगा, अगर बढ़ाने के लिए कहती है आरबीआई वो भी कर देगा। अगर वो उसको स्टेबलाइज रखती है यानी कि कोई भी चेंज उसमें नहीं लेकर आती है, न्यूट्रल पॉलिसी स्टेंस लिखते हैं, तो भी आरबीआई उसको फॉलो करेगा। अब इस कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या है? इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 आउटसाइडर। जो आरबीआई के होते हैं वो आरबीआई गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर जो ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, और सेंट्रल बोर्ड जो कि एक्चुअली मैनेजमेंट होता है आरबीआई का, उस मैनेजमेंट में से कोई भी एक इंसान। तो ये 3 हो गए आपके आरबीआई के। इसके अलावा 3 लोग ऐसे होंगे जिसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे नागरिकों के लिए या हमारे देश के लोगों के लिए महंगाई को कंट्रोल करे, क्योंकि वो वोट जीत कर आई है, सरकार बनाई है, तो वो चाहती है कि जो जनता की महंगाई की जो मार पड़ रही है वो कैसे भी उसको कंट्रोल करे। इस वजह से जो गवर्नमेंट के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, वो भी अपने रिकमेंडेशन इसमें देते हैं। अब ये कैसे आते हैं? ये आते हैं नॉमिनेशन से। और वो नॉमिनेशंस कौन करता है? वो एक कमेटी नॉमिनेशन करती है, जिस कमेटी के हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया का सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। दूसरा, इस कमेटी का जो टेन्योर है वो 4 साल का होता है, लेकिन इसमें रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। जो एक बार इसके मेंबर बन गए वो रीअपॉइंट नहीं होंगे। हालांकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस आरबीआई गवर्नर पे लागू नहीं होती है। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि आरबीआई के जो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं उनको अभी रीअपॉइंट किया गया है, या माफ कीजिएगा, उनको अभी नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हर चीज मेजॉरिटी वोट पे होती है, लेकिन अगर किसी भी तरह से टाई हो जाता है तो गवर्नर उस पर वोट करेगा, और उस वक्त गवर्नर की पावर सुप्रीम पावर हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी। अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसको साल में लगभग 4 बार मिलना ही है, पर ये कोशिश करते हैं कि हर दूसरे महीने मिले। तो जैसा अभी हमने देखा कि पिछली बार ये फरवरी में मिले थे, अब ये 2 महीने बाद अप्रैल में मिलेंगे। अब अगर आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट से, यानी कि अगर आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको कंट्रोल ना कर पाए तो वो क्या करेंगे? तो उनको, अगर 9 महीने तक वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि आज जो भी इन्फ्लेशन है और अगले 9 महीने तक वो 6% से ऊपर चला जाता है, तो उन्हें एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। इसको ध्यान में रखते आज हम देखते हैं कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। देखिए, जब भी रिजर्व बैंक पॉलिसी रेट्स को चेंज करता है तो वो ये कोशिश करता है कि जो वो रेट्स बढ़ा रहा है तो वो नागरिक तक पहुंचे, जब वो रेट्स को घटा रहा है तो वो भी नागरिक तक पहुंचे। अगर आरबीआई चाहता है कि लोग जो हैं वो हमारे लोन लेना कम कर दें, तो वो कोशिश करेगा कि पॉलिसी रेट्स बढ़ जाएं, और जब आरबीआई पॉलिसी रेट्स बढ़ाएगा तो वो कोशिश करेगा कि यही पॉलिसी रेट्स बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंचा दें, क्योंकि जो भी पॉलिसी रेट्स होती हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई के बाद कोई भी कमर्शियल बैंक, आरआरबी या जो भी होती हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई होता है, और एसबीआई के बाद वो हम जैसे कस्टमर्स को पहुंचता है। इसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी जो भी आरबीआई का डिसीजन है वो कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए। अब अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरह का चेंज लेकर आता है, चाहे फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हो, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉनेटरी स्टेबिलिटी दोनों आती हैं। आरबीआई के पास 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें वैल्यूज यानी कि नंबर्स चेंज किए जाते हैं। इसमें बेसिकली मनी सप्लाई की क्वांटिटी को चेंज किया जाता है। मनी सप्लाई वो होती है जो हमारे देश में पूरा का पूरा कैश, बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी आदि जो पैसा होता है उसको हम सब सम अप करते हैं तो वो टोटल मनी सप्लाई होता है। उसमें अगर क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, जैसे रेट्स बढ़ा देना, रेट्स घटा देना, रेट्स को कांस्टेंट रखना, ये सब क्वांटिटेटिव होता है। जी हाँ, ये गुणात्मक होता है, ये नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है। दूसरा होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए या फिर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो किसी भी तरह का डायरेक्शन दे सकता है। जैसे कि किसी प्रायोरिटी सेक्टर का वो लोन बढ़ा सकते हैं,
वो ये कह सकते हैं कि किसी एक सेक्टर को लोन ना दिया जाए। जैसे अगर एग्रीकल्चर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा लोन दिया जाए, लेकिन यहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो मैं फिर से आता हूँ, क्वांटिटेटिव जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है, क्वालिटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट नहीं करता है। ये ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी पे इम्पैक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है, अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देता है और मनी सप्लाई को कम कर देता है, जो कि ऑब्वियस सा इशू है। इससे क्या होगा, आप लोन लेना बंद कर देंगे और आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हमने ये नोटिस किया है कि आरबीआई हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, दोनों की दोनों कोशिश कर रहे हैं कि जो है पॉलिसी रेट्स को रिड्यूस कर दिया जाए। आपने अभी नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो इनकम टैक्स है उसका जो रिबेट है वो भी बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया है। अब इससे क्या होगा, पॉलिसी रेट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने भी पॉलिसी रेट्स कम करने की बात की है, फरवरी में की और हो सकता है फिर से कर दे। इस वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स कम कर दिया है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, 50,000 से 1 लाख ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी को भी पुश मिलने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ये है कि कैसे हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड यानी पीएलआई स्कीम जो है वो एक बहुत बड़ा जैकपॉट बनने वाली है। हाल ही में वेरियस मिनिस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि वो लगभग 22,919 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आने वाली है। और ये जो इंसेंटिव होगा ये 50 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ तक का हो सकता है, जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कैपेसिटर, कैमरा मॉड्यूल्स, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इंक्लूड होने वाले हैं। पिछले आर्टिकल और इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें जापानीज कंपनी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। जापानीज में अगर सबसे बड़ी बात करें तो टीडीके कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इन कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर अभी देखा जाए तो इंडिया जो है पिछले 1 डेढ़ साल से कोशिश कर रहा है कि वो इस स्कीम से जो चिप सेक्टर है या चिप मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करे और इंडिया को सेमी कंडक्टर का एक हब बनाए। अब इस करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ी स्टैटिक्स भी पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पीएलआई स्कीम। प्रोडक्शन लिंक स्कीम 2020 में आती है। क्यों आती है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, नई टेक्नोलॉजी ला सके, एफिशिएंसी ले आ सके और इकोनॉमी ऑफ स्केल और साइज लेकर आए। देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल और साइज का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी बहुत ही बड़े स्तर पे काम करती है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, पर यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाती है और वो बहुत एफिशिएंटली काम कर पाती है। इसके अलावा इंडिया को भी एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हम कोशिश करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत भी हमें डेफिनेटली अचीव करना है। तो देखो दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बहुत सिंपल स्कीम है। वो कंपनी जो सस्ता बना सकती है, जो अपनी सेल्स बढ़ा सकती हैं, अपनी वैल्यू एडिशंस बढ़ा सकती हैं और अगले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं, उन कंपनीज को जो सरकार है वो अपनी जेब से पैसा देगी, यानी कि उनको सपोर्ट करेगी। जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसमें सबसे बड़ा फोकस सेक्टर था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सेक्टर बात यह है कि अब जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रही हैं, जो ऑलरेडी हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करती हैं। वर्किंग स्कीम बहुत सिंपल है, इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कंपनीज इंक्लूड होती हैं, दोनों को दोनों फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। कैसे, किसी भी कंपनी को जो पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल। क्या अगले 5 साल में उसकी सेल्स बढ़ी हैं, अगर हाँ तो मिलेगा। क्या उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, बिल्कुल। और क्या उसने लोकली किसी चीज़ की वैल्यू एडिशन बढ़ाई है, तो अगले 5 साल का उसको डेटा देखकर उस कंपनी को सरकार पैसा देगी। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इसमें कवर होते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडियरीज या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसे आप एपीआईज भी बोलते हैं, जो कि कोविड के टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाइट गुड्स जैसे एसी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिसमें खासकर एमएसएमई बहुत हाई नंबर्स पे होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, ड्रोन्स और ड्रोन कंपोनेंट्स। अब मैं आपके सामने उन सेक्टर्स को टारगेट करना चाहता हूं या मार्क करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है, जो सबसे हाई परफॉर्मिंग है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। द सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मिंग जो इसमें कंपोनेंट माना जाता है वो होते हैं आपके
टेलीकॉम रिलेटेड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, और तीसरा सबसे बड़ा जो सेक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइट गुड्स। अब देखा जाए तो ये चारों के चारों सेक्टर्स जो हैं वो एमएसएमई में बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, और मोस्टली ये लार्ज ब्रांडेड कंपनीज होती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव रहा था एमएसएमई को प्रमोट करना, कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ बेनिफिट ज़्यादा दे रहा है। अगर इस स्कीम की ओवरऑल बात करें तो पिछले 3 सालों में यानी कि 2020 से 2023 में इसने हमारे इंपोर्ट्स को 1.6 बिलियन डॉलर से कम किया है और एक्सपोर्ट्स को 11 बिलियन डॉलर से बढ़ाया है। अब देखा जाए तो ओवरऑल हमें लगभग 8 से 8.5 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ है इस स्कीम से, वो भी सिर्फ 3 सालों में। तो देखा जाए तो स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस स्कीम में है कुछ लिमिटेशंस। पहला, यहाँ जो सब्सिडी दी जा रही है वो फाइनल असेंबल्ड गुड्स के ऊपर दी जा रही है, ना कि वैल्यू एडिशन के लिए। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो जो मोबाइल फ़ोन फाइनली आपने खरीदा है, क्या आपको लगता है ये सीधा फैक्ट्री से आया है? जी नहीं। उसके अंदर कहीं से स्क्रीन आई होगी, राइट, कहीं से उसमें बैटरी आई होगी, कहीं से उसमें सॉफ्टवेयर आया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंसेंटिव मिलता है वो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर मिल रहा है, ना कि इन चीज़ों के ऊपर। अब इसी वजह से जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी कि जो इनपुट्स होते हैं, ओईएम्स होते हैं, ये इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं। बाहर से बनी बनाई चीज़ें आती हैं, इंडिया में असेंबल होती हैं और फिर वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, जो WTO रूल्स होते हैं या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं वो इंडिया को प्रिवेंट करते हैं कि वो पीएलआई सब्सिडीज़ को डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस में नहीं ले पाएँ। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि वो कैसे भी करके जो इंसेंटिव्स हैं वो हमारी ही डोमेस्टिक कंपनीज के वैल्यू एडिशन पे ना लगा पाए, और अगर लगाता है तो वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव रहे। यानी कि हम इतनी सब्सिडी ना दे दें कि इंडिया के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में डंप होने लग जाएं। तीसरा प्रॉब्लम, इट फोकस प्रोडक्शन एंड नॉट इनोवेशन। जी हाँ, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, यानी कि ये ज़्यादा बनाने पे ध्यान देते हैं, ना कि इस चीज़ पे कि हमने कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। अगर हम लोकल वैल्यू चेन की प्रोडक्ट की बात करें तो लोकल वैल्यू एडिशन जो है नॉट इवन 10%। यानी कि अगर कोई चीज़ 10,000 की बनी है तो इंडिया का लगा हुआ माल यानी इंडिया का जो इनपुट है उसके अंदर वो 10 मतलब 1,000 का भी नहीं होगा। और लास्टली, नो सेंट्रलाइज डेटाबेस। हमने कहा कि इतना प्रोडक्शन हो गया, इतना एक्सपोर्ट हो गया, इतना इंपोर्ट हो गया, लेकिन हमारे पास फर्म बेस्ड डेटा नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी जो कंपनी है वो कितना इनपुट कर रही है, कितना आउटपुट कर रही है। हमें ये तक नहीं पता कि उन्होंने इनोवेशन कितना किया और एग्जैक्टली कितने लोगों को हमने नया रोजगार दिया है। अब इस चीज़ या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने बात कर रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0 की, यानी कि सेकंड वर्जन की। इसमें क्या होगा? पहला, इसमें उस फर्म को पैसा दिया जाएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट को यानी कि इनपुट्स को अपने अंदर या अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करता है। और सेकेंडली, उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अगर एप्पल कंप्यूटर्स इंडिया में आके मोबाइल फ़ोन या आईफोन बनाता है और उससे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया को पैसा कमा के देता है, तो अगर वो थोड़ा बहुत जो है इनपुट्स भी अगर बाहर से मंगाता है तो वो बिल्कुल लॉजिकल है और वो बिल्कुल चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर जानना चाहते हैं जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं, तो अभी हमें सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना ना भूलें।